दोस्तों, आज की कहानी है। बड़ी बहू जल्दी काम करके मेरे परिवार वालों की आदत खराब मत कर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। निर्मला जी आज अपनी कोठी में जीवन की संध्या में नितांत अकेला जीवन व्यतीत कर रही थी। आराम कुर्सी पर बैठी वह याद कर रही थी जिंदगी के उन पन्नों को जिसमें जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। आदर, सत्कार, पैसा, रुतबा सब पर उन्होंने अपने कर्कश व्यवहार के कारण सब कुछ खो दिया। ईश्वर ने उन्हें क्या नहीं दिया। उन्हें 2 बेटे, 2 बहुएं, पोते पोतियों की सौगात, एक आदर्श पति और किसी जमाने में माँ बाप के समान उनके साथ सास ससुर, 2 बहनों जैसी नंदे उनके हिस्सा रही। पर वह किसी भी रिश्ते के साथ मधुर संबंध नहीं बना सकी। जीवन के किसी भी रिश्ते को वह दिल से नहीं निभा सकी। आज उन्हें अफसोस होता है अपनों के साथ किए उनके खुद के व्यवहार पर। उन्हें आज भी है जब वो अपने बड़े बेटे के लिए लड़की पसंद करने गई थी। पहले ही नजर में रितु की सादगी उनके मन में घर कर गई थी। उसके लंबे काले बाल, बोलती हुई आंखें और होठों पर हवेली की बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। जल्द ही जन्म पत्री और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विवाह की तारीख पक्की हो गई। सब कुछ अच्छा हो रहा था। हवेली जगर मगर कर रही थी। लंबी झालरों फूलों से हवेली भी निखर कर आ रही थी। हर तरफ विवाह की निर्मला और अमूल जी का बड़ा पुत्र माधव जब दूल्हा बनकर निकला तो कस्बे के हर व्यक्ति के मुंह पर वाह थी। शहर का हर व्यक्ति उस बारात में उमंग में नाचने के लिए बेकरार था। रितु जैसी बड़ी बहू पाकर निर्मला जी नहीं समा रही थी। आस पड़ोस में हर तरफ उनकी बड़ी बहू की सादगी और सुंदरता की चर्चा थी। निर्मला जी की बहू की मुंह दिखाई करने आने वाली हर महिला उनकी बहू की तारीफ करती और हदियों में कर्कश स्वभाव की महिला इतनी सभ्य सुंदर बहू के साथ किस प्रकार निभा पाएगी। निर्मला जी की खुद की सास पार्वती जी भी पोते की शादी का अरमान न जाने कब से सजाए बैठी थी। आज हवेली की बड़ी पोत बहू को पाकर निहाल हुए जा रही थी। ढेर सारे पैसे न्योछावर कर उन्होंने अपनी बड़ी बहू पर उतार कर काम वाली को दे दिए। उधर निर्मला जी की दोनों नंदे भी अपने भैया भाभी से कहने लगी, भैया बहुत सुंदर और सुशील बहू आई है। हमारे माधव की अपनी भाभी के व्यवहार को सोचते हुए उन्होंने कहा, देखना कुछ समय जरूर देना बड़ी बहू को हवेली के तौर तरीकों को समझने के लिए। लेकिन निर्मला जी को अपनी नंदनों का सुझाव पसंद नहीं आया। उधर रितु ने भी जल्दी ही अपने सौम्य स्वभाव से घर के छोटे से लेकर बड़ों तक के दिल में अपनी जगह बना ली थी। हवेली के नौकर चाकर भी अब निर्मला जी को आवाज न देकर किसी भी काम के लिए बड़ी बहू को ही आवाज लगाते। धीरे धीरे निर्मला जी को अपना आशा डोलता नजर आने लगा। उन्हें लगा कि कहीं मेरा दर्जा इस घर में दोयम दर्जे का ना हो जाए। उनके पति, दोनों बेटे छोटे छोटे काम चाहे नाश्ते के लिए बड़ी बहू पर ही आश्रित होते चले गए। रितु भी कभी किसी काम को मना न करती, हर काम खुशी खुशी करती।
निर्मला जी थोड़ी काम काज में सुस्त थी, लेकिन फिर भी सादी थी। काम चाहे बड़ी बहू करे, पर घर का पता भी उनकी इजाजत से ही सांस ले। वो धीरे धीरे बड़ी बहू को मानसिक यातना देने लगी। ये अच्छा नहीं बना, हमारे यहाँ प्याज नहीं खाई जाती, घी तुमने ज्यादा डाल दिया, चाय की आदत डालो, हमारे चाय ही पी जाती है। कहीं कभी कहती है घर के सभी लोगों का काम इतनी तुरंत मत करो कि उनकी आदत खराब हो जाए। कभी कहती क्या तुम बिना कहे सब्जी भी नहीं बना सकती। हर बात पर उनकी ही सट होती है और उनकी ही पट। बेचारी बड़ी बहू उनका व्यवहार समझ ही नहीं पा रही थी, पर शिकायत करती तो किस से, एक साकर व्यूह में जैसे फंसती जा रही थी। निर्मला जी उसे कस्बे से आई एक साधारण परिवेश में पली सीधी सी लड़की, या दूसरे शब्दों में कहे तो अपने आगे गवार समझती थी। उम्र ही क्या थी, सिर्फ 21 वर्ष की ही तो थी। भरे पूरे घर से आई थी, पर मायके में इस तरह का व्यवहार किसी का नहीं देखा। उसकी सहन शक्ति अब जवाब दे रही थी। ऊपर से जल्दी ही नन्हे मेहमान के आने की खबर घर में फैल गई। घर भर में खुशियां छा गई, पर बड़ी बहू ना तो खुद को संभाल पा रही थी, ना ही अपनी सास को समझ पा रही थी। उधर निर्मला जी के पति ने कोठी तैयार कराई थी, जिसमें वह सब परिवार जाकर बसना चाहते थे, पर निर्मला जी अपनी सास को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। उन्होंने धीरे धीरे मन में प्लान बनाना शुरू किया। वो पूरा दिन बातों का बतगड़ बनाती रहती। कभी कहती मेरा चांदी का सिक्का खो गया है, किसने लिया होगा। कभी कहती तुम्हें पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए, जिससे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो। बेचारी रितु आत्मविश्वास खोती जा रही थी। उसके ससुर और पति भी कलेश के डर से कुछ न कह पाते। शिकायत बहुत ही, पर स्वभाव नहीं था उसका शिकायतें करने का, तो सहती गई। कभी कभी देवरी कहता कि आप भी ना माँ भाभी को बेवजह परेशान करना बंद करो, तो इस पर भी निर्मला जी कहती शुभ रहा कर, भाभी के ही हिमायती आने दे तेरी बहू को, उसकी भी ऐसी ही क्लास लूंगी। धीरे धीरे समय बीता। उन्हें मुन्ने का जन्म हुआ। घर में एक बार फिर से खुशियों का माहौल था, पर निर्मला जी ने जल्द ही ये ऐलान कर दिया कि वह अपने पति अपने छोटे बेटे के साथ जाकर नई कोठी में रहेगी। बड़ा बेटा, उनकी सास और उनकी बड़ी बहू इस हवेली में ही रहेंगे। वो तो बस अपनी जिम्मेदारी बड़ी बहू के ऊपर छोड़कर ऐसे से जीवन जीना चाहती थी। कोई कुछ नहीं बोला, सब कुछ उनके मन मुताबिक होता चला गया। करीब 8 साल बाद उनके छोटे बेटे का विवाह हुआ। छोटी बहू जल्द ही निर्मला जी का व्यवहार समझ गई। उसने जल्द ही निर्मला जी को करारा जवाब दिया। कोर्ट कचहरी होते होते बसे घर की इज्जत बसानी बड़ी मुश्किल से बस पाई। जल्द ही छोटा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग हो गया। उधर निर्मला जी की सास भी स्वर्ग सुधार गई। बड़ी बहू और बेटे माधव ने उनकी बहुत सेवा की थी। सब कुछ उनकी बड़ी बहू ने संभाला लिया। घर की इज्जत मान मर्यादा पर कभी आस न आने दी। अब माधव और बड़ी बहू पर अपनी दादी और पूर्वजों का ही आशीर्वाद समझो कि बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े थे। अब उधर अमोल जी भी इस नीरस जीवन से उब चुके थे। उनका अकेलेपन में मन नहीं लगता। वह पोते पोतियों के साथ रहना चाहते थे, पर अपनी पत्नी की जिद के आगे वे बेबस थे। अमोल जी अपनी पत्नी को अक्सर समझाते कि देख, इस संसार में कोई साथ में नहीं आया है।
कभी अंधी तू पहले गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा, या मैं पहले गया तो तू अकेली रह जाएगी। इसलिए समय से ही अपनी गलती को सुधारना चाहिए। हमें हमारे बच्चों के साथ रहना चाहिए। हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, पर निर्मला जी को नहीं माना था, नहीं मानी। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। एक दिन निर्मला जी के पति अमोल जी भी चल बसे। अब निर्मला जी अपनी कोठी में बिल्कुल नितांत अकेली थी। अब उन्हें अपनी बड़ी बहू रीतू और बेटे माधव की याद आई। याद आया वह पल जब उन्होंने अपनी बड़ी बहू को मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। पर अब क्या किया जा सकता था। जब सीढ़ियां सूंघ गई खेत, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उनकी बड़ी बहू रीतू और बड़ा बेटा माधव उन्हें हवेली में ले जाने आए थे। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने ये कहते हुए कि हो सके तो मुझे माफ कर दे बड़ी बहू, तुझे लाख शिकायतें होगी पर कभी जुबान तक नहीं लाई। मैं ही पागल थी, हीरे को समझ ना पाई और पूरी जिंदगी अपनी कोयले जैसे अंधेरे में काट दी। अपनी प्यारी बड़ी बहू को सीने से लगा लिया। सारे गिले शिकवे शिकायतें आज दूर हो चुकी थी और आज ही वास्तव में उसे बड़ी बहू का दर्जा मिला था।